नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है। तो दोस्तों, आज से हम यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आएँगे। इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो दोस्तों, जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक हम हिंदी के ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हो। ठीक है दोस्तों? और ये प्रैक्टिस सेट आपको सिर्फ़ वीडियोज़ देखना है, उसके बाद जो आपको नहीं आ रहा है प्रश्न, उसको आप किसी भी रफ या नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो शुरू करते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट को बिना किसी देरी के। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि भाषा की मूल इकाई है। तो भाषा की मूल इकाई क्या होती है? अक्षर, ध्वनि, साकेत या फिर वर्णमाला? तो दोस्तों, भाषा की जो मूल इकाई होती है वो क्या होती है? तो इसका सही आंसर है ध्वनि। भाषा की जो सबसे छोटी या फिर मूल इकाई बोलते हैं वो होती है ध्वनि। ध्वनि से बड़ा होता है अक्षर, अक्षर के बाद बनते हैं पद। ठीक है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। तो यानी ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से एक वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया है, तो वो आपको देखना है। सुख, दुख और उतार। यहाँ पर दोस्तों ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी के बीच में योजक चिन्ह लगा दिए हैं। सुख दुख में ठीक था, लेकिन दुख और उतार में कोई संबंध नहीं है और इनके बीच में योजक चिन्ह नहीं लगेगा। ठीक है? अगला है इसमें सुख दुख। तो दोस्तों, जब भी कोई दो शब्द ऐसे हों जो एक दूसरे के विपरीत शब्द होते हैं या फिर समानार्थक होते हैं, तो उसमें क्या होता है, योजक चिन्ह लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर योजक चिन्ह नहीं लगाया गया है। तो ये भी गलत, ये भी गलत। सुख दुख यहाँ पर भी गलत है। यहाँ पर है सुख दुख कॉम अर्ध विराम उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, यानी कि विलोम शब्द होते हैं, एक दूसरे के जो विलोम होते हैं उनके बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? तो यह वाक्य दिया गया है, वह इनमें से एक को जानता है। तो इसमें हमें संज्ञा देखना है कि संज्ञा के रूप में किस चीज को प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, है तो कोई संज्ञा होती नहीं है, वह एक सर्वनाम होता है, तो संज्ञा नहीं है। इनमें से, इनमें, इनमें से, ये भी संज्ञा नहीं है, जबकि एक, एक क्या है, ये एक संज्ञा है। यानी मान लीजिए, हम यहाँ पर संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे, इनमें से एक को, यानी कि इनमें से एक को, यहाँ पर व्यक्ति का नाम आ सकता था, तो इनमें से जो एक है ये एक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या फिर निजवाचक? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा गुणवाचक। जो गुणवाचक होते हैं ये सर्वनाम का भेद नहीं होता है, गुणवाचक तो होता है विशेषण का। किसका होता है? ये होता है विशेषण का एक प्रकार होता है। जबकि जो सर्वनाम होते हैं, कुल कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम के कुल 6 प्रकार होते हैं, जिसमें से एक होता है संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और एक होता है निश्चयवाचक। कौन सा होता है? निश्चयवाचक। और एक होता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चय कितने हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 और एक होता है पुरुषवाचक। कौन सा होता है? पुरुषवाचक। तो इसके सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? तो क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किस शब्दों के रूप में परिवर्तन होते हैं? विशेषण, विशेष्य, कारक या फिर विकृत अव्यय? दोस्तों, जो विशेष्य होते हैं ये स्वयं संज्ञा होते हैं, तो ये संज्ञा के लिंग के अनुसार तो परिवर्तित नहीं होंगे। कारक किसी के भी परिवर्तन नहीं होते, और डीवी यानी कि विकृत अव्यय, अव्यय किसी के द्वारा, किसी लिंग वचन के द्वारा परिवर्तित नहीं होते हैं, जबकि विशेषण परिवर्तित होते हैं। जैसे मान लीजिए, आपने देखा अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, यानी लड़का क्या है? एक संज्ञा है, संज्ञा का लिंग क्या है? ये पुल्लिंग है। यहीं पर हम लड़की करते हैं, क्या करते हैं? लड़की करते हैं, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? अच्छी। तो यहाँ पर ये विशेषण शब्द था ना अच्छा, और ये भी विशेषण था। तो जब जो संज्ञा का लिंग का परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ? विशेषण में भी क्या हुआ? बदलाव हुआ। तो इसका सही आंसर होगा विशेषण में भी क्या होता है? परिवर्तित होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? सोहन गांव देख रहा है या मकान? तो देखो दोस्तों, देखो, देख रहा है ये क्या है? ये है क्रिया शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जबकि सोहन क्या है? संज्ञा शब्द है।
गांव भी एक संज्ञा शब्द है और मकान भी एक संज्ञा शब्द है। तो सोहन कौन सा संज्ञा है? ये है जातिवाचक संज्ञा, और सॉरी दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और गांव और मकान ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, मेरा बेटा हजारों में एक है। वाक्य में हजारों, हजारों क्या चीज है? संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण या फिर अव्यय? तो दोस्तों जो संज्ञा और विशेषण ये दोनों क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। क्या होते हैं? विकारी शब्द, यानी कि ये परिवर्तित हो जाते हैं, ये परिवर्तन हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पर मेरी बेटी कर लें, यानी लिंग परिवर्तन कर लें, तो देखते हैं ये चेंज होगा कि नहीं होगा। मेरी बेटी हजारों में एक है, तो यहाँ पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ये एक अविकारी शब्द है। यानी कैसा है? अविकारी शब्द है। तो अविकारी क्रिया विशेषण और अवयव होते हैं, तो ये क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा है, तो इसका सही आंसर होगा अव्यय। तो हजारों, हजारों क्या है? ये एक अव्यय है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? तो पुल्लिंग यानी कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी जो पुरुष जाति का बोध कराता है, और स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराता है। तो ये सभी उदाहरणों में देखना है कि कौन से सभी उदाहरणों में से एक उदाहरण ऐसा है जिसमें सभी पुल्लिंग हैं। तो संचार, पालन या फिर ग्रीवा। तो दोस्तों कभी भी पुल्लिंग शब्द या स्त्रीलिंग जब आप पहचानोगे तो इसमें तीन प्रकार होते हैं, एक तो विशेषण का प्रयोग करके, दूसरा क्रिया का, और तीसरा है सर्वनाम का। तो यहाँ पर हम करेंगे प्रयोग विशेषण का। जैसे कि मान लीजिए अच्छा संचार, तो अच्छा है यानी पुल्लिंग है। अच्छा पालन, लेकिन अच्छी ग्रीवा, यहाँ पर प्रयोग क्या होगा? अच्छी ग्रीवा, तो ये भी नहीं है। मनुष्यत्व, बनावट और रौनक, उसकी मनुष्यत्व, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये पहले ही स्त्रीलिंग है। पतलून, यहाँ पर उसकी पतलून, तो ये भी गलत है। उसका प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, अच्छा गिरोह, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये क्या है? इन सभी में पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। तो वचन कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन। तो वचन के आधार पर देखना है ऐसा कौन सा विकल्प है जो असंगत है, यानी कि गलत है। तो बिल्ली, बिल्ली के जब बहुवचन बनाते हैं तो बिल्लियां बनता है। पेड़ का पेड़ों, खंबा खंबे, रस्सी रस्सियां। तो इसमें से कौन सा असंगत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोस्तों पेड़, पेड़ का बहुवचन होता है पेड़, यानी कि पेड़ एक, और बहुत से पेड़, फिर भी हम दोस्तों पेड़ का ही प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि इसका पेड़ों नहीं होता है। जबकि खंबा का खंबे, यानी बहुत से खंबे। बिल्ली, बहुत सी बिल्लियां। रस्सी, बहुत सी रस्सियां। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 11, यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। क्रिया का काल कौन सा है? हेतु, हेतु मद भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। तो दोस्तों जब एक वाक्य पर दूसरा वाक्य आश्रित होता है और वह भूत में, यानी कि भूतकाल में है, यानी कि करती, तो जरूर उत्तीर्ण हो जाती। तो यहाँ पर भूतकाल है, और वो भी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है, तो इसका सही आंसर होगा हेतु, हेतु मत भूतकाल, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एकवचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ऐसा कौन सा है जो अकर्मक धातुओं से बनता है, यानी कि बिना कर्म? तो जब कर्म नहीं आएगा तो कर्मवाच्य तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो बचे कौन से? कृतवाच्य और भाववाच्य। तो जो सदैव एक वचन रहता हो और पुल्लिंग रहता हो और जिसका जो पुरुष आता हो वो अन्य पुरुष आता हो, ऐसा कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा भाववाच्य। ऐसे को क्या बोलते हैं? भाववाच्य बोलते हैं, जिसमें जो क्रिया वाला वाच्य होता है सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 12, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, कारक या फिर सर्वनाम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कारक जो होते हैं ये संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है। यानी जैसे मान लीजिए राम, राम ने खाना खाया, तो यहाँ पर क्या है? ये अन्य वाक्यों के साथ, यानी क्रिया के साथ राम संज्ञा का संबंध बता रहा है कि क्या बता रहा है? कारक ने। ठीक है दोस्तों, कारक, कारक कुल कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं कारक। अगला प्रश्न है 13,
निम्नलिखित शब्द युग्मों में तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है। अंगूठा का अंगुष्ठ, कुष्ठ का कोढ़, काष्ठ का काठ, क्षण का छिन्न। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तत्सम होना चाहिए, उसके बाद तद्भव होना चाहिए। तो कुष्ठ का कोढ़ होता है, ये ठीक है। काष्ठ का काठ होता है, ये भी ठीक है। और क्षण का छिन्न होता है, ये भी ठीक है। लेकिन दोस्तों अंगुष्ठ अंगुष्ठ एक तत्सम है, अंगूठा तद्भव है, तो ये आगे पीछे दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो अंगुष्ठ है, अंगुष्ठ पहले आना चाहिए था, उसके बाद अंगूठा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय दो ऐसे शब्दांश होते हैं। तो इसमें पूछा गया है उपसर्ग ऐसा कौन सा शब्द वाक्य इसमें शब्द है जिसमें निर उपसर्ग लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे निकृष्ट, यानी कि निधन कृष्ट, निधन कृष्ट, निधन भय, यानी निर्धन भय। उसके बाद निर्धन दोष और निर्वाह, यानी निर्धन वाह। तो इन सभी में तो निर का प्रयोग किया गया है, लेकिन निकृष्ट जो है इसमें निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। आप लगा है, अब प लगा है, या फिर अनु या अन। तो जो मिलाप है, मिलाप में जो प्रत्यय प्रत्यय कब लगाए जाते हैं, जो शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर मिल मिल धन आप क्या होना चाहिए, मिल धन आप। तो इसका जो प्रत्यय है वो क्या है, आप है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 16, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है। तो ऐसा कौन सा एक इसमें से शब्द है जिसका विलोम सही नहीं है। औचक का अक्सर होता है, डावाडोल का स्थिर होता है, झिड़कना का पुचकारना होता है, गाफिल का खबरदार होता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, यानी कि इसका जो विलोम शब्द है वो यहाँ पर गलत दिया हुआ है, डावाडोल का। डावाडोल यानी कि हिला डुला हुआ, और स्थिर भी ऐसा ही होता है, हिला डुला हुआ। तो यहाँ पर स्थिर होना चाहिए था, डावाडोल का क्या होना चाहिए, स्थिर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अनिवार्य का विलोम शब्द है। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है, जरूरी, वैकल्पिक, पसंद या फिर गैर जरूरी। तो इसका सही आंसर होगा, अनिवार्य का जो विलोम शब्द होता है वो होता है वैकल्पिक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंदर्प, पंचेसर और पुष्प धनवा, यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। कामदेव के, गौरीसुत के, वंशीधर के, या फिर यक्षराज के। तो जो कंदर्प, पंचसर और पुष्प धनवा है, ये सभी पर्यायवाची शब्द होते हैं कामदेव के। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों गौरीसुत कौन होते हैं, गौरीसुत होते हैं गणेश, गौरीसुत गणेश। और वंशीधर होते हैं कृष्ण, कृष्ण यानी कि कन्हैया। यक्षराज होते हैं कुबेर, यक्षराज किसका विलोम शब्द पर्यायवाची है, ये है कुबेर का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, आनंद, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है मोद, हर्ष, अचल प्रमोद, तनुज आमोद, साल या उल्लास। तो जो आनंद शब्द है, इस ये पर्यायवाची शब्द होगा, इसके पर्यायवाची शब्द हैं मोद और हर्ष, यानी आनंद का। और इसमें प्रमोद होता है लेकिन अचल नहीं, उल्लास है लेकिन साल नहीं, आमोद है लेकिन तनुज नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोद और हर्ष। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता। दूरी, आकाश, शेष या फिर हृदय। तो जैसे अंतर होता है, अंतर यानी कि उसके बीच का अंतर, यानी कि दूरी पूछते हैं तो ये भी है। शेष कितना अंतर बचा, यानी शेष भी होता है, अंतर मन यानी हृदय। लेकिन जो आकाश होता है ये अंतर का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है। तो संज्ञा, संज्ञा से क्या बना है यहाँ पर विशेषण, तो ऐसा बताना है इसमें ऑप्शन में से कौन सा एक असंगत है, यानी कि गलत है। तो ईश्वर से ईश्वरीय बना है, तो ये भी ठीक है। झगड़ा से झगड़ालू बना है, कुल से कुलीन, और अज्ञान से अज्ञानता। लेकिन अज्ञानता यहाँ पर क्या है, अज्ञानता भी एक संज्ञा है। कौन सी भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इससे क्या है, संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई गई है, न कि विशेषण। यहाँ पर होना चाहिए था अज्ञानी, क्या होना चाहिए था, अज्ञानी। अगला प्रश्न है 22, जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या है। मुकदमेबाज, गवाह, प्रतिवादी या फिर वादी। तो जो मुकदमा दायर करता है वो होता है वादी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और जिस पर मुकदमा चलाया जाता है उसको बोलते हैं अभियुक्त।
क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं अभियुक्त। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद के लिए एक शब्द है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है, उसको क्या बोलते हैं, जो किसी सिद्धांत का समर्थन करता है। अनुदान, अनुयायी, अनुपति या फिर अनुभवी। तो जो किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करता है उसको अनुयायी कहते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी के अनुयायी थे, यानी कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के जो अनुयायी होते थे उनको क्या कहते थे, और उनको अनुयायी कहते थे। तो वो क्या करते थे, किसी व्यक्ति का समर्थन करते थे, उनके सिद्धांतों का समर्थन करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। हल संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि और गुण संधि। तो जो स्वर संधि होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। कौन सी होती है, दीर्घ गुण, वृद्धि वृद्धि और यड़ संधि और अयादि संधि, ये 5 प्रकार होते हैं दीर्घ संधि के। तो इसमें जो हल संधि था वो इसका सही आंसर होगा, यानी वो नहीं होता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, यथाशक्ति में समास है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या फिर अव्ययीभाव समास। तो दोस्तों यथाशक्ति, यहाँ पर यथा जो है उपसर्ग है, तो जिसमें उपसर्ग आते हैं वो कौन सा समास होता है, वो होता है अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य होगा, रात उसका प्राण पखेरु नहीं, रात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 27, करुण रस का स्थायी भाव है भय, विस्मय, शोक या फिर जुगुप्सा। तो जो करुण रस होता है उसका स्थायी भाव होता है भय। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर होगा शोक। जो भय होता है ये होता है भयानक का, विस्मय किसका होता है, अद्भुत का, जुगुप्सा होता है विभत्स का। ठीक है। छंदों की गणना किससे की जाती है। छंदों की गणना शब्द और वर्णों से, धातु स्वर से, वर्ण और मात्रा से या फिर वर्ण और पंक्ति से। तो इसका सही आंसर होगा, जो छंद होते हैं उनको वर्ण और मात्रा से इनकी गणना की जाती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 29, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहे निरंतर गावे में कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक या फिर अनुप्रास अलंकार। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा होगा 100 वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, यानी बार बार यहाँ पर 100 जो वर्ड है आया है। तो जहां पर किसी एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां होता है अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जहां उपमेय की उपमा से तुलना की जाती है वहां होता है उपमा अलंकार। जहां किसी चीज बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है वहां होता है अतिशयोक्ति। और रूपक अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की समानता दिखाई जाती है वहां होता है रूपक अलंकार। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 है, देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था। अल्जीरिया में, अमेरिका में, फ्रांस में या फिर जर्मनी में। तो जो देरिदा थे इनका जन्म हुआ था अल्जीरिया में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। और ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे। कौन से थे, फ्रांसीसी दार्शनिक थे। अगला प्रश्न है 31, असरफियां लूटें और कोयले पर मोहर, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना, सराहना के बिना योग्यता का व्यर्थ हो जाना, स्वाभाविक दोषों का किसी अन्य कारण से और अधिक बढ़ जाना, एक वस्तु में होने वाला लाभ दूसरी वस्तु में हुई हानि से नष्ट हो जाना। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना, ये होता है असरफियां लूटें और कोयले पर मोहर। अगला प्रश्न है 32, बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। घर की मुर्गी दाल बराबर, चट मंगनी पट ब्याह, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। अगला है आम के आम गुठलियों के दाम। तो बहुत कंजूसी दिखाना वो होता है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि जो घर का व्यक्ति होता है, घर जो आसानी से चीजें मिल जाती हैं उसकी इज्जत नहीं होती। चट मंगनी पट ब्याह, यानी किसी कार्य का बहुत जल्दी हो जाना। और आम की आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ, इसका सही है। अगला प्रश्न है 33, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल और संयुक्त काल। तो जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया है वो है आधुनिक काल,
भक्ति काल, रीति काल। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो था वो था आधुनिक काल। आधुनिक काल जो था यहाँ पर संयुक्त काल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा इसमें। ठीक है दोस्तों, संयुक्त काल का कोई भी विभाजन नहीं मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में दोस्तों गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़कर हमें उत्तर देने हैं। तो देखते हैं। मेरे एक मित्र हैं, बड़े विद्वान, स्पष्टवादी और नीतिमान है। वह इस राज्य के बहुत प्रतिष्ठित नागरिक हैं। उनसे मिलने से सदा नई स्फूर्ति मिलती है। यद्यपि वह अवस्था में मुझसे छोटे हैं, तथापि मुझे सदा सम्मान देते हैं। इस देश में यह एक अच्छी बात है कि सब प्रकार से हीन होकर भी यदि कोई उम्र में बड़ा हो तो थोड़ा सा आदर थोड़ा सा आदर पा ही जाता है। मैं भी पा जाता हूँ। मेरे इस मित्र की शिकायत थी कि देश की दुर्दशा देखते हुए भी मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, अर्थात इस दुर्दशा के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी भर्त्सना नहीं कर रहा हूँ। यह एक भयंकर अपराध है। कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी जिस प्रकार मौन धारण किया था, वैसे ही कुछ मैं और मेरे जैसे कुछ अन्य साहित्यकार चुप्पी साधे हैं। भविष्य इसे उसी तरह क्षमा नहीं करेगा जिस प्रकार भीष्म पिता को क्षमा नहीं किया गया। मैं थोड़ी देर तक अभिभूत होकर सुनता रहा और मन में पाप बोध का भी एहसास हुआ। सोचता रहा कुछ करना चाहिए, नहीं तो भविष्य क्षमा नहीं करेगा। वर्तमान ही चुप वर्तमान ही कौन क्षमा कर रहा है। काफी देर तक मैं परेशान रहा, चुप रहा, ठीक नहीं है। कमबख्त भविष्य कभी माफ नहीं करेगा, उसकी सीमा भी तो कोई नहीं है। 5000 वर्ष बीत गए और अब तक बेचारे भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया है। भविष्य विकट असहिष्णु है। काफी देर बाद भ्रम दूर हुआ, मैं भीष्म नहीं हूँ। अगर हिंदी में लिखने वाला कोई भीष्म हो जाता तो भी मुझे कौन पूछता। बहुत ज्ञानी गुणी भरे पड़े हैं मुझसे, अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे। मुझे कोई डर नहीं। भविष्य नामक महादुरंत अज्ञात मुझे किसी गिनती में लेने वाला नहीं है। डरना हो तो वे ही लोग डरें जिनकी गिनती हो सकती है। तुम क्यों घबराते हो मनसाराम? तुम तो न 3 में न 13 में। बड़ी राहत मिली इस यथार्थ बोध से। तो यहाँ पर हम इसके प्रश्न देखेंगे। न 3 में न 13 में मुहावरे का कौन सा अर्थ ठीक लगता है? धोखे में रहना, बहुत ही महत्वपूर्ण होना, धैर्यपूर्ण सोचना, या फिर किसी भी गिनती में न होना। तो न 3 में न 13 में वो होते हैं किसी भी गिनती में न आना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला है भर्त्सना का क्या तात्पर्य है? निंदा तथा तिरस्कार, अपमान, चुगली और विरोध। तो इसका जो भर्त्सना होती है वो होता है निंदा और तिरस्कार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला है लेखक की परेशानी का कारण क्या है? लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया। ये परेशानी है लेखक की। या फिर लेखक के मित्र ने शिकायत की और उन्हें बताया कि देश की दुर्दशा देखते हुए भी वह कुछ नहीं कह रहा है। लेखक ने सोचा कि उनकी अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे बहुत से ज्ञानी गुणी लोग भरे पड़े हैं। भविष्य विकट असहिष्णु है और भविष्य की कोई सीमा नहीं होती। तो इनकी जो लेखक की परेशानी थी वो थी लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है 37। भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया था? कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया था, इसलिए? या फिर क्योंकि भीष्म ने महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष में युद्ध किया था? भीष्म के मन में पापबोध का एहसास हुआ था। भीष्म बहुत बड़े ज्ञानी थे और पक्षपाती होने से उन्हें भविष्य ने क्षमा नहीं किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया था। तो हमारे दोस्तों हिंदी के जो 37 प्रश्न थे कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों आप जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।